आप सुनो, चलो दोबारा मत जाना, ऐसे है ना, ये आपके संस्कार नहीं है, ठीक है। ये आपके संस्कार नहीं है। आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो। आप अच्छे परिवार से। आज सुनो, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे अब। मेरी बात सुन लो, अब आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, और आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर की बात करेंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? लैंगिक जनन। कौन से पादपों में? आवर्तबीजी पादपों में जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है। एक लंबा चैप्टर है ये, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर की बात करेंगे हम। तो आज हम बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये हेडिंग लिख लेना आप, यहाँ दिख रहा है ना। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक, खड़ा होता रे, तो खड़ा होता, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। बैठ जाना। तो इस चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर का नाम है आवर्तबीजी पादप। ये कौन से होते हैं? जैसे आपने चना है, उसको आप छिलका, अपनी भाषा में छिलका उतरता है ना, तो वो आवरण है, बीज का आवरण है, यानी बीज के ऊपर क्या हो? आवरण हो, उन्हें हम बोलते हैं आवर्तबीजी पादप। जैसे हमने वो ब्रायोफाइटा यानी सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था मैंने उस चैप्टर में, क्योंकि ये तो एक पूरा चैप्टर पढ़ना था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया मैंने। अब पढ़ेंगे यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर थोड़ा बहुत ही बताया था। तो कैसे एक बीज बनता है ये हम पढ़ेंगे। तो भी आपको जो दिखते हैं जिनके बीज के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है, उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ना, ये आवर्तबीजी, इन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। मतलब यहाँ नीचे अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, तो एक नॉर्मल सी हम बात कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म, स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। और एंजियो का मतलब क्या होता है? आवरण। तो बीज के ऊपर क्या हो? आवरण हो, यानी बीज के ऊपर आवरण, अपनी भाषा में छिलका, ठीक है। तो बीज के ऊपर क्या हो? छिलका हो, उसे बोलते हैं आवर्तबीजी। इन्हें पुष्पीय पादप भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इन्हें? पुष्पीय पादप भी बोल सकते हैं हम। तो ये था चैप्टर का नाम। इस चैप्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम पुष्प से स्टार्ट करेंगे। पुष्प का हमने पढ़ लिया था शायद, फिर एक बार नॉर्मली आपको बता देता हूँ पुष्प में क्या पढ़ना है। तो पुष्प के डायग्राम से हम समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है पुष्प के बारे में, क्योंकि मैं पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। तो चले एक बार डायग्राम से समझा दूँ आपको पुष्प में क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा था तो पुष्प के अंदर, ठीक है, ओनली नॉर्मली हमने ये चैप्टर पढ़ा दिया था इसके बारे में। तो इसके बारे में लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पुष्प पढ़ रहे हैं, यहाँ गोडों की हड्डी आएगी तेरे पास, तेरे दिमागी गोडों में। अब जाटों के ये तो मैं खे नहीं सकता। सुनो, पुष्प के हमने अलग अलग भागों की बात करी थी। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अब लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ लिया था पुष्प का पूरा। तो आपको हम ये सारे भाग नाम बता दिए थे। जैसे ये तो होता है पुष्प वृंत, जिसे इंग्लिश में हम पेडिसल बोलते थे, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर बेसिक बताना जरूरी है। ये यहाँ का जो आसन है ये पुष्पासन होता था, पुष्पासन, जिसे हम थैलेमस बोलते थे, थैलेमस, और इसे हम पेडिसल बोलते हैं। और इसके
नीचे कुछ ग्रीन रंग की ज़्यादातर अधिकतर पुष्पों में ग्रीन रंग की होती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज जो होते हैं ना, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। और इसको हम कैसे दर्शाते थे याद हो तो आपको, और इसकी एक इकाई को हम बोलते थे सेपल। सेपल का मतलब बाह्य दल। और ऐसे ही रंगीन जो भाग होता था पंखुड़ी, इसे हम पंखुड़ी बोलते थे, या हम इसे बोलते थे दलपुंज या कोरोला। और इसकी एक इकाई को हम क्या बोलते थे बताओ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पिटल यानी दल। अब ये तो पार्ट थे पौधे के सारे सहायक भाग। पौधे क्या थे? सहायक भाग, जो हम पढ़ लिए थे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम जनन पढ़ेंगे, तो जनन से संबंधित जननांग भाग होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। तो ये पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं तो आप जानते हो, एक तो ये भाग और एक ये भाग, ये जननांग होते हैं। तो इन भागों को बोलते हैं हम पुंकेसर, यानी इंग्लिश में स्टेमेन। और इस भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर या अंडक भी बोलते हैं इसे हम। और इसके पूरे भाग को बोलते हैं जायांग, मतलब एक इकाई को बोलते हैं स्त्रीकेसर, सभी को बोलते हैं जायांग। और इसमें एक को पुंकेसर, सभी को बोलते हैं पुमंग। ये हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में एक वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से भाग है, किस किस का क्या काम है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, और इसके अंदर, जैसे हमारे अंदर नर के अंदर क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं ना, और ऐसे मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय में क्या बनते हैं, अंड कोशिका या अंडाणु बनते हैं। दोनों का मिलन से क्या होता है, निषेचन होता है, फिर उससे युग्मनज और भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु जन्म लेता है। ऐसे ही पेड़ पौधों में क्या होता है, परागकण बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, जो नर भाग में इनमें बनते हैं, इस भाग में। अब ये क्या है, ऐसे इस भाग में क्या होता है, मादा वाले भाग में अंड कोशिकाएं बनती है। तो पेड़ पौधे में तो जनन क्रिया होती है, अरे बीज को उगाते तो बीज एक भ्रूण है, बीज एक भ्रूण है। तो ये कैसे बनते हैं, यही हमें पढ़ना है। तो इन पाठों की बात करेंगे हम, तो हम इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये अगर नोट करना है कुछ आपको इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये पढ़ा दिया था, तो इसे नोट कर लो, अन्यथा नहीं करना है तो स्टार्ट करते हैं आगे। देख लो एक बार, हेडिंग लिख लो आप। ये तो चैप्टर का नाम है, हेडिंग क्या है, चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। तो मिटा दो इसको मिटा दो। क्या बना रहे हो, बनाओ तो बना लो, ने पहले बना लिया था ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो फालतू। तो ठीक है, तो हटा दो इसको सबको। ये मैंने लिखा दिया था ना पिटल, ये पहले लिखा दिया था पिटल, बस तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अब हेडिंग क्या लिखना है मैं बताऊं, क्या लिखनी है हेडिंग, हेडिंग क्या लिखनी है। अब देखो हेडिंग क्या लिखनी है आपको, ये तो था चैप्टर का नाम, तो मिटा दो चैप्टर का नाम को, ठीक है। तो हेडिंग देखो आप, हेडिंग लिख लो, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे हम, और हम लिखेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो द स्ट्रक्चर ऑफ, ये हेडिंग लिखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बीजाणुधानी। अब ये लघु बीजाणुधानी क्या होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी क्या होती है हम अभी पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, देखो एक बार बाद में लिख लेना। देखो, एक पुष्प के अंदर जो जननांग भाग होते हैं, नर जननांग की बात करूंगा, नर जननांग जो होता है पुष्प के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो ये होता है, ये, और इसे हम बोलते हैं क्या, पुंकेसर। क्या बोलते हैं बच्चों, पुंकेसर। अब पुंकेसर ये तो हो गया परागकोश यानी एंथर, और ये हो गया फिलामेंट, फिलामेंट जिसे बोलते हैं पूतंतु, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेमेन। और
अब एक पुष्प के अंदर याद रखो, इधर देखो समझो, एक पुष्प के अंदर ऐसे खूब सारे हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते, जैसे मटर में हमने 10 देखे थे 9+1 के रेशियो में, ठीक है, लेगुमिनेसी कुल में। ऐसे इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अधिकतर 5, 10, 15 असंख्य भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम नर जन्नांग, ठीक है, नर जन्नांग है। और नर जन्नांग को हम बोलते हैं सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसे ए से दर्शाते थे। और एक इकाई को बोलते थे हम पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। और इस पुंकेसर के होते हैं मुख्य रूप से वैसे 2 भाग होते हैं, या वैसे संयोजी उत्तक भी होता है, तो संयोजी उत्तक को हमें ध्यान नहीं देना है। संयोजी उत्तक तो मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं परागकोश और एक होता है फिलामेंट। अब ये परागकोश क्या है, फिलामेंट क्या है, मैं यहाँ मतलब लिख रहा हूँ इनके, तो ध्यान से देखो इधर, ठीक है। देखो अब ध्यान से, क्या समझ में आया। पुष्प के अंदर नर जन्नांग होता है, उस नर जन्नांग को बोलते हैं हम पुमंग, उसकी एक इकाई को बोलते हैं हम पुंकेसर। लिखने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। और इस पुंकेसर के होते हैं 2 भाग, परागकोश और फिलामेंट। अब ये परागकोश क्या है, ठीक है, तो परागकोश की बात करें तो सिंपल सी बात करें, इसे परागकोश का मतलब एक पुंकेसर का शीर्ष भाग, पुंकेसर का शीर्ष भाग, ठीक है, पुंकेसर का शीर्ष भाग होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, लघु बीजाणु यानी परागकण, अपनी भाषा में जैसे शुक्राणु, जैसे अब यहाँ पर शुक्राणु शब्द नहीं बोल सकते, इस पर हम नहीं बोलते, ये तो क्यों, जंतुओं के लिए यूज करते हैं। पेड़ पौधों के लिए हम पोलेन ग्रेन या परागकण यूज करते हैं, या लघु बीजाणु यूज करते हैं। तो पुंकेसर का शीर्ष भाग होता है, और ये क्या काम करता है, लघु बीजाणु बनाता है। और लघु बीजाणु एक प्रकार से क्या है, परागकण है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलेन ग्रेन। समझ में आ रहा है क्या, पोलेन ग्रेन, ठीक है। अब आपको यहाँ से नोट करने की क्या बात है, नोट करने की ये बात है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, तो ऐसे दो एक तो ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गए, 2 पालियाँ हो गई, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, 2 पालियाँ। तो ऐसे द्विपालित होते हैं, अधिकतर पुष्पों में ये 2 पालित होते हैं। पर जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी कुल में कौन कौन आते हैं, अरे बताओ रे, मालवेसी, इसको बंद कर, आप समझो। तो ऐसे द्विपालित होते हैं मालवेसी कुल में। आज जानते हो क्या क्या आते हैं, गुड़हल आता है, और क्या आती है, भिंडे आती है, ठीक है, कपास आते हैं, इनके अंदर सन भी आता है, सन बोलते हैं, ठीक है। सन नहीं जानते, अरे सन जिसे रस्से बनाए जाते थे, जूट बोलते हैं जिसे, है ना। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये होते हैं मालवेसी कुल में, इनमें एक पालित होता है। मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि इनमें जो ये पराग ये होता है ना, ये ऐसे एक ही होता है, एक ही होता है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे एक ही होता है। तो मालवेसी कुल में तो नोट करने की बात क्या कह रहा हूं, नोट करने की बात है, अधिकतर पुष्पों में परागकोश द्विपालित, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड, द्विपालित यानी बाइलोब्ड, द्विपालित 2 पालियां होती है। परंतु मालवेसी कुल में क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल, गुड़हल है, कपास है, पट है, सन है, भिंडी है, मैं, हाँ पट सन एक ही बात है, ठीक है। मैं एक पालित होता है, मोनोलॉब्ड,
याद रखना है द्विपालित होता है और इनके द्वारा बनते हैं परागकण। अब ये परागकण यानी कैसे बनाते हैं ये हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो आप ये नोट करो, इस परागकोश के बारे में ये नोट करो आप ये, और इस फिलामेंट के बारे में करें। ये क्या करता है? फिलामेंट पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है? फिलामेंट तंतु समान संरचना, तंतु समान संरचना पुष्पासन से जोड़ता है। क्या करता है? पुष्पासन से जोड़ता है बस। तो ये थे। अब इसके अंदर कैसे बनते परागकण ये पढ़ेंगे, नोट करें बच्चों इसको। स्पोरेंजियम था ना, स्पोरेंजियम, एन था यहाँ पर, एन था यहाँ पर, है ना। ठीक है, देखो चलो चलते हैं आगे। मिटा दे इसको। तो आगे देखो, अब हम पढ़ रहे हैं लघु बीजाणुदानी की संरचना। तो क्या होती है लघु बीजाणुदानी? ठीक है, धानी शब्द जहाँ भी आता है इसका मतलब है कुछ चीज़ों को स्टोरेज रखती है, कुछ चीज़ों को बनाती है इनके पास। तो लघु बीजाणुदानी की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये बनाती है माइक्रोस्पोर। तो देखो ध्यान से, ये हमने पढ़ा था, ये द्विपालित, ये एक पुंकेसर है, ये इसका परागकोश है। ध्यान से देखना इधर, एक एक चीज को समझना। परागकोश है, एंथर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? एंथर नहीं रे, एंथर। ठीक है, और परागकोश का एंथोलॉजी कहलाता है। ओ सॉरी, उसको जो भी है इसको देखो इसको देखो, ये क्या होता है अंदर से, इसको देख खोलते हैं तो ये द्विपालित है। इसको ऐसे, ऐसा नहीं, द्विपालित है ना, इसके हमने यहाँ से ना ये संरचना, ये यहाँ से हमने कट लगा दिया है, मतलब ऐसे है ना, इसे ऐसे काट दिया है, टीएस काट, आड़ी काट काटते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो टीएस काट। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट। जब हम परागकोश को काटेंगे, ठीक है, तो काटेंगे तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा वो समझो, वो डायग्राम समझो। ठीक है, इसको काटेंगे तो देखो क्या दिखाई देगा, एक तितली की जैसी संरचना बनेगी। कब पढ़ लिया रे? 12th में था ना? हाँ, तो 12th की एनसीईआरटी के में दूसरा चैप्टर था ये। अब सुनो, हमने जो परागकोश होता है उसकी टीएस काट काटी, ध्यान से देखना इधर। टीएस काट काटेंगे तो आपको ऐसी संरचनाएं दिखाई देगी। अब ऐसी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इनके अंदर क्या है, ये संरचनाएं क्या है, किसे कहते हैं? लघु बीजाणुदानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है लघु बीजाणु? तो देखो ध्यान से, ये एक द्विपालित है। क्या है ये परागकोश? द्विपालित। द्विपालित परागकोश में जब हम इसकी टीएस काटेंगे तो आपको 4 चैम्बर दिखाई देंगे। इसे क्या दिखाई देंगे? 4 चैम्बर, यानी 4 कोष्ठ दिखाई देंगे। और प्रत्येक कोष्ठ को ही बोलते हैं हम क्या? लघु बीजाणुधानी। क्या कह रहे हैं हम? एक द्विपालित जो परागकोश होता है तो उसको हम जब टीएस काटते हैं इसमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं, और प्रत्येक चैम्बर को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक द्विपालित में कितनी लघु बीजाणुधानी? 4। और एक पालित हो तो जैसे कपास में, ऋण में कितनी होगी? 2 ही लघु बीजाणुधानी होगी। तो ऐसी खूब सारी यहाँ पर आती है। अब ये जो परतें दिख रही है आपको, इन परतों के क्या क्या नाम होते हैं, ये कैसे बनाती है लघु बीजाणु, और कौन सी सुरक्षात्मक परतें होती है, तो उनका अलग से में। तो इस एक हिस्से को तो हम बोलते हैं क्या? लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं बच्चों? लघु बीजाणुधानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये 4 परतें कौन सी है, अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, तो उसका डायग्राम यहाँ अलग शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखो डायग्राम है। हाँ,
देखो ये किस्सा बता रहा हूं मैं, ये हिस्सा, ठीक है। अब देखो तो ये एक परत, तो हमने एक परत तो ये बना दी है जो सबसे बाहरी परत है, ठीक है। फिर अंदर की ओर ध्यान से देखना, आप साथ के साथ बनाते रहो, साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है। फिर अंदर अरे बना लो, क्या मजाक थोड़ी है। देखो ध्यान से, ये हो गई है। और फिर अंदर हम जाएंगे, आई एम, ये हो गया ना। अब देखो यहां से यहां पर देखो आप, सुनो। अब लघु बीजाणुदानी का मतलब है कि परागकोश के टीएस काटने के बाद में इसे 4 चैम्बर दिखाई देंगे, प्रत्येक को बोलते हैं हम लघु बीजाणुदानी। अभी लिखा दूंगा मैं, डायग्राम बनाओ आप, ठीक है। और इसकी 4 परतें आपको दिखाई दे रही है, उनके नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये नाम देखो, सबसे जो कहाँ गया, ये देखो पेन कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सबसे बाहर की जो होती है ये परत, तो यहाँ पर शो कर रहा हूँ मैं, ये सबसे बाहरी परत है, इसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस। भाई तो ऊंचा, और यहाँ पे लिख सकते हैं, बातें नहीं रे, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। तो ये अंदर की जो परत है ये एंडोथीसियम। फिर अंदर की ओर जाते हैं तो 3 कोशिका परत दिखाई देती है, लगभग 1 से 3 कोशिका परत होती है, और उसे हम बोलते हैं मध्य परत, मिडल लेयर यानी परत। तो यह आपको जो दिख रही है यह है मध्य परत, ठीक है, मध्य परत, ठीक है। और रियल में आपको बता दूं, इस मध्य परत और लास्ट की कोशिकाएं जो होती है इनका मर्डर हो जाता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि लास्ट की कोशिकाएं जब परिपक्व परागस्पोर बनता है ना, तो ये मध्य परत और ये टेपिटम कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, कि इनका पोषण सारा का सारा क्या है, इन मात्र कोशिकाओं को एमएमसी को दिया जाता है, क्योंकि लघु बीजाणु बनाना है ना, तो इसका सारा पोषण ये लेती है, 2 ही परतें बचती है, इसलिए मैंने मर्डर शब्द बोला है, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। आगे देखो, ये आपको बड़ी आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं हम टेपिटम सेल्स, और ये अंदर होती है मात्र कोशिकाएं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो ये था एक इसके बारे में। अब ये परत क्या काम करती है, ये परत क्या काम करती है, ये परत क्या काम करती है, टेपिटम क्या काम करती है, लघु बीजाणु कैसे परागकणों को बनाती है, ये हम समझेंगे, ठीक है। ये आप बनाओ और उसे ऑफ करो, है ना। चलो रे, चले आगे। सुनो, तो ये 4 परतें का क्या क्या काम होता है, कितनी कितनी होती है, ये आपको यहाँ, हाँ, इसका भी नाम लिख लेना। कनेक्टिव टिश्यू। और एक बात और ध्यान से देखो, ये जो इससे दिख रहे हैं ना यहाँ पर,
इस हिस्से को बोलते हैं स्ट्रोमियम, ठीक है। ओस्ट कोशिकाएं, स्ट्रोमियम यानी ओस्ट कोशिकाएं, ओस्ट सेल। और पराग कण जब स्फुट यानी पराग को जब फटेगा, पराग कोण मुक्त हो गए ना, इस क्षेत्र से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्फा जो एक प्रकार से केलोज होता है ना, अल्फा केलोज सेलुलोज रे, इनका जमाव नहीं पाया जाता यहाँ पर, तो यहाँ से फटती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, नाम क्या तुम तो लिख लो ना, यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, आप लिख लेना, है ना। पराग कोश का स्फुटन पराग कण इस भाग से मुक्त होते हैं, पराग कण इस भाग से मुक्त होते हैं स्ट्रोमियम से, याद रखना है। यहाँ से मतलब फटता है ये पराग कण, ये तो पैक है ना पूरा, तो इसी साइडों में से फटेगा ये, इस हिस्से से, समझ गए। तो यहाँ से ये रेप्चर होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमियम, और यहाँ पर अल्फा जो केलोज होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लिख लो इसे भी, इस भाग से, इस भाग से, इस भाग से है वो, ठीक है। थीसियम, अंतिथीसिका, अंतिथीसिका, सिका लिख रही है क्या? तो अब समझते हैं, हम आ गया ना। वीडियो की हस्ती कर दी सारी, इसको ऑफ कर। तो एक पराग कोश के हमने बारे में जाना, तो इधर देखो, अब ये पराग कोश की संरचना में किस परतों का क्या क्या रोल होता है, इधर देखो ध्यान से, इन परतों का क्या क्या रोल होता है। तो देखो ध्यान से, लघु बीजाणुदानी, ध्यान से सुनो, माइक्रोस्पोरेंजियम। पराग कोश की टीएस में 4 चेंबर दिखाई देते हैं, प्रत्येक को बोलते हैं हम लघु बीजाणुदानी। लिख लो, पराग कोश की टीएस में 4 कोष्ठ ये लिख लो, मैं मिटा दूंगा साथ के साथ, दिखाई देते हैं। पराग कोश की टीएस में 4 कोष्ठ दिखाई देते हैं, प्रत्येक को लघु बीजाणुदानी कहते हैं। तो एक द्विपालित पराग कोश में 4 लघु बीजाणुदानी हो गई, द्विपालित में 4 लघु बीजाणुदानी, और एक पालित में 2 लघु बीजाणुदानी। लिख ले रे, मैं मिटाऊंगा इनको। हाँ वो तो मुझे ध्यान ही है। लघु अब इधर देखो तुम, लघु बीजाणुदानी के 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं पराग भित्तियां, जिसे परागकोश भित्तियां भी बोल सकते हैं, है ना, परागकोश भित्तियां। और ये परागकोश भित्तियां होती है ना, परागकोश भित्तियां, ये सारी परागकोश भित्तियां ही यही, ठीक है। कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। ये एक प्रकार से क्या है, बाह्य परत होती है।
और दूसरा होता है बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक, और ये बीजाणुजन उत्तक बनाता है एमएमसी यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका को, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है लघु बीजाणु को। ये लिख ले। हाँ नहीं देख ले। माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोप 4 को बनाती है, ठीक है, 4 को बनाती है ये। अभी कैसे बनाती है वो पढ़ेंगे हम। तो अब इन एक एक को पढ़ते हैं, इसे नोट करो आप, और इनकी विशेषता लिखता हूं मैं यहां पर, ठीक है। मतलब अपन जैसे है फिर वैसे ढूंढो, क्या मतलब है ना, जो भी है, ठीक है, कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हाँ थोड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं, और जो हमने पढ़ा था लघु बीजाणुदानी क्या थी। अब देखो आवाज नहीं रही, अब सुनो पढ़ाई की बात करो, है ना। आधी बातें देखो, अब अगर हम बोर्ड पर ध्यान देते हैं, टीचर की सुनते हैं, तो यही याद हो जाती है कई चीज़ें, ठीक है। हाँ ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो यहाँ से हम ये टीएस कार्ड काटे थे, ऐसे एक लघु बीजाणुदानी होती है, मतलब 4 कोष्ठ दिखाई दिए थे द्विपालित में, और ऐसे 4 परतें थी, और अंदर की जो कोशिकाएं थी वो बीजाणुजन उत्तक थे, जो एमएमसी बनाती है। अब कैसे इन 4 कोशिकाओं के बारे में है, ये 4 कोशिका कैसे कैसे काम करती है, मतलब इनके बारे में लिख रहा हूँ मैं। अब सुनो इसके बारे में। तो पराग भित्तियां इन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, ये सुनो, देखो आवाज नहीं रही, यहाँ तो दिखाई दे रही है क्या, ठीक है। तो पराग भित्तियां, तो ये 4 प्रकार की पराग भित्तियां जो होती है, बस पराग भित्तियां, ठीक है। ये जो परागकण की ये 4 भित्तियां आपको दिखाई दे रही है, यही तो है ये, और ये है, और तीसरी अंदर की ये है, ठीक है। तो बाह्य भित्ति क्या होती है, तो ध्यान सुनो इस बाह्य भित्ति सबसे पराग जो कोष होता है, जहाँ से क्या होता है परागकण इसमें अंदर बनेंगे, तो ये बाहर की जो भित्ति एक प्रकार से सुरक्षात्मक आवरण होती है। बाह्य भित्ति देखो जहाँ भी सब जाता है एपिडर्मिस से, मतलब सबसे बाहरी होती है। एक कोशिका की परत है, केवल एक ही कोशिका की परत बना रखी है, मतलब एक कोशिका परत होती है, सुरक्षा का काम करती है, इसका काम ये होता है। और जब पराग कोश, मतलब ये दिख रहा है क्या, बराबर है ना, ये पराग कोश जब स्फुटित होता है, मतलब फटता है, और इसके अंदर से परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, परागकण, एक प्रकार से इनसे पे नरिगुमक बनेंगे, ठीक है। तो ये परागकण मुक्त होंगे, उस टाइम भी ये बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं बाह्य त्वचा की, तो मैं इधर लिख रहा हूँ बाह्य त्वचा क्या क्या विशेषता है, आप साथ के साथ लिख लेना, आप देखो साथ के साथ 3-4 इसकी विशेषता है। इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ध्यान सुनो क्या क्या विशेषता है। पराग कोश की सबसे बाह्य भित्ति या लघु बीजाणुदानी की सबसे बाह्य भित्ति बोल सकते हैं, लघु बीजाणुदानी या पराग कोश की सबसे बाहरी एक कोशिकीय सुरक्षात्मक परत। एक कोशिकीय, एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया मैंने। परागकोश की सबसे बाहरी एक कोशिकीय सुरक्षात्मक क्या होती है, परत होती है, ठीक है। इसका काम होता है सुरक्षा, और पराग स्फुटन के समय भी बनी रहती है। पराग कोश स्फुटन के समय भी बनी रहती है, बात नहीं बनी रहती है, ठीक है। ये इसकी क्या थी, एक एपिडर्मिस की क्या थी, विशेषताएं थी, ठीक है। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं इसके अंदर, जो जहाँ पर पूछेगा वो टेपिटम से पूछेगा, और टेपिटम के बारे में भी लिखेंगे, वहाँ तक पूछे तो सही अभी तक। अंदर की ओर चलते हैं।
अंदर की जो कोशिका थी वो भी एक कोशिका की परत होती है, इसके नीचे की ओर पाई जाती है, ठीक है, एंडोथीसियम। और इस एंडोथीसियम, एक बार इधर देखना, फिर लिख लेना दोनों के एक साथ। एंडोथीसियम जो आपको दिख रही है अंतथीसिका बोलते हैं। इसकी विशेषता बताऊं, इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, रेशेदार पट्टियां, और उनमें केलोज नाम का पदार्थ जमा हो जाता है। वो हम जानते हैं कोशिका भित्ति में भी होता है केलोज नाम का जमाव। उसके कारण क्या होता है, ये जो केलोज का जमाव होता है यहाँ पर नहीं होता है, केलोज का जमाव यहाँ पर केलोज का जमाव नहीं होता है। और इसी बात को हम क्या बोले थे, स्टोमियम या ओस्ट कोशिकाएं, और यहीं से क्या होता है, रैप्चर होता है। तो केलोज की रेशेदार पट्टियां, कई बार ये क्वेश्चन आता है, केलोज की रेशेदार जो पट्टियां होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो इस प्रकार से बोल सकते हैं अल्फा सेलुलोज होता है, वो एंडोथीसियम में पाया जाता है। ये भी एक कोशिका होती है। तो इसके अंदर की ओर की भित्ति है, बाई तरफ से नीचे की ओर पाई जाती है, ये देख लेना, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो, दोनों को लिख लो फिर, ठीक है। तो इसको भी लिख दें यहाँ पर। दूसरी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को हम बोलते हैं अंतथीसिका या अंतथीसिका, जो भी है ना, अंतथीसिका। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, बातें नहीं, लिख लो। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, बाईं त्वचा के नीचे की ओर नीचे की या भीतर की ओर एक कोशिकीय परत, ठीक है। अल्फा है अंतथीसिका, ठीक है। कोशिकीय परत अल्फा सेलुलोज की, नोट में लिखना है, अल्फा सेलुलोज की, अंडरलाइन कर लेना, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, दिख रहा है ना, पाई जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है ना, केलोज का जमाव, होता है, परंतु कहाँ नहीं होता है, स्टोमियम क्षेत्र में केलोज का जमाव नहीं होता है। यहां दिख रहा है ना, लिख दूं क्या, नोट, स्टोमियम क्षेत्र में केलोज से, केलोज की पट्टियां बन जाएगी तो पेड़ बनते से, केलोज पेड़, तो क्षेत्र में केलोज पेड़ नहीं होता, ठीक है। ये थी किसकी विशेषता, एक एंडोथीसियम जो परागकोश की दूसरी भित्ति होती है उसकी विशेषता। इसे नोट करें और उसे ऑफ करें। देखते हैं हम मध्य परत की बात करते हैं, मध्य परत, ठीक है। अब मध्य परत की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो देखो ये आपको जो परत दिख रही है, इधर देखो ध्यान से, आपको इधर देखना है, ये आपको जो बीच में देखो, सबसे बाह्य परत एंडोथीसियम, और फिर आगे मध्य परत, और 3 लेयर बना रखी है कोशिकाओं की, मतलब 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। और इन कोशिकाओं में सघन मात्रा में क्या जीवद्रव्य पाया जाता है, मतलब ये थोड़ा स्टोरेज का काम करती है, फूड स्टोरेज का। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये टेपिटम कोशिकाएं होती है, यहाँ अंदर क्या है, बीजाणुजन कोशिकाएं एमएमसी बनाती है, और फिर लघु बीजाणु बनाएगी। तो लघु बीजाणु जब बनेंगे तो उनको पोषण प्रदान कौन करेगा, इनको पोषण प्रदान कौन करेगा, ये टेपिटम कोशिकाएं। आपके कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी कोशिकाएं परागकणों को या मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, टेपिटम कोशिकाएं, जिनको पोषकोत्तक कोशिकाएं बोलते हैं। पर इनके पास थोड़ी है पूरा पोषण, तो इनका भी ये ले लेती है, इनका पोषण भी ये टेपिटम कोशिकाएं ले लेती है। तो ये अपना पोषण, इनका पोषण सारा देके इनको देती है। यानी आप ये जानते हो, हर स्टेज पर एक मात्र कोशिकाएं होती है और पोषण प्रदान करने वाली चीजें बनती है हर चीज पर। ये सब जगह लागू होता है, हर जीवों पर लागू होता है ये, ठीक है। जैसे एक माता, बच्चा भी गर्भ में रहता है तो पोषण उसको माता से मिलता है, बड़ा होता है, फिर उसको पालते पोषण बड़ा होता है, उसके बाद में खुद ही करने लगता है, खुद ही मतलब खा लेगा, है ना। तो इसका पोषण, तो इनमें क्या होता है, मध्य परत में सघन कोशिका द्रव्य होगा,
स्टोरेज करती है भोजन का। और दूसरी, जब पराग कण ये फूटेगा मतलब अपने पास स्फुटन होगा तो ये परत नष्ट हो जाती है, ये परत भी नष्ट हो जाती है। समझा? ये दो ही परतें बचती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है तो इसके बारे में विशेषता लिखो, क्या क्या विशेषता है। तीसरी परत को बोलते हैं मध्य परत, लिख लो साथ ही साथ। और इसे बोलते हैं मिडल लेयर। इसकी क्या क्या विशेषता होती है। 1 से 3 कोशिकीय परत, 1 से 3 कोशिकीय परत क्या करती है, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज यानी संग्रह करती है, स्टोरेज। सघन जीवद्रव्य, वो बात यही हो गई, सघन जीवद्रव्य रखती है, सघन जीवद्रव्य रखती है। अपना पोषण या भोजन, अपना भोजन टेपिटम सेल को देती है, टेपिटम सेल को खोलना उसको ना, टेपिटम सेल को खोल देना रे, प्रदान करती है। इसके अलावा अपना पोषण टेपिटम सेल को प्रदान करती है, साथ ही साथ क्या पराग स्फुटन के समय नष्ट हो जाती है। हाँ, किसका पिताजी है? हाँ, ये तो बोल रहे हैं पिताजी है। क्या हुआ? मोनिका आ जाओ। है? ये भी जाएगी? मैं सर से बात कर रहा हूँ यार, ये तो समस्या हो गई। सुनो अब, तो ये मध्य परत के बारे में हो गया, ये विशेषता होती है मध्य परत की। और आगे हम देखते हैं अब, ठीक है। पराग स्फुटन, एक लाइन और लिख लो। पराग स्फुटन समझते हो? पराग कोश फट कर परागकण मुक्त होना, ठीक है। तो पराग स्फुटन के समय नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि इससे पहले सारा पोषण क्या है, टेपिटम को देती है, तो टेपिटम भी नष्ट हो जाती है। तो ये दो परतें बनी रहती है पराग स्फुटन के समय। मतलब एक डायग्राम और बना दूंगा, उसमें शो कर देंगे हम। तो ये थी किसकी विशेषताएं, एक मध्य परत की, और लास्ट की तीसरी कोशिका बची है। फिर ये केंद्रीय भाग पढ़ेंगे जिसमें परागकण कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये लिख लिए, इरेज कर दूं, ठीक है। चौथी परत देखो, चौथी जो कोशिकीय परत होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं टेपिटम सेल्स, है ना। टेपिटम सेल्स या पोषोत्तक कोशिका, नाम जैसे नाम लिख रखा है, जैसे नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, पराग मात्र कोशिका यानी एमएमसी और लघु बीजाणु यानी परागकण, उनको पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम बताइए। पोषोत्तक कोशिका है, आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी होती है, तो पहला नोट में आप इसका कार्य लिख लो पहले, इसका काम क्या होता है। तो इसका कार्य होता है एमएमसी यानी पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र सेल, वह हाँ ला तो कौन है? हेलो, हाँ आ गया भेज दिया, ठीक है। हाँ इधर देखो, पराग मात्र सेल्स, याद रखना है इस क्वेश्चन को। पराग मात्र सेल्स व लघु बीजाणु, और लघु बीजाणुओं
लघु बीजाणु को एक प्रकार से हम कह सकते हैं परागकण, क्योंकि यही परागकण में कन्वर्ट होते हैं। परागकणों को पोषण देती है, याद रखना है, पोषण देती है। अब आप बताओ कोई चीज़ पोषण देगी तो उसके पास सघन मात्रा में जीवद्रव्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल है, तो ये बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो लिख लो तो फिर। ठीक है, ये सेल्स सघन जीवद्रव्य युक्त होती है और आकार में बड़ी होती है। आकार में अन्य कोशिकाओं से अत्यधिक बड़ी होती है, अत्यधिक बड़ी। अरे यार मोटी बड़ी है तो मोटी होगी, सीधी सी बात है, लंबी थोड़ी बोलेंगे। तो आकार में अत्यधिक बड़ी। ठीक है, अब नोट करने की और बातें क्या आती है। अब एक बार इधर देखो, आप ध्यान से इधर देखो, देखो ध्यान से इधर समझना। मान लो ये जब लघु बीजाणु बनते हैं ना, तो 1 mmc, मतलब आपको बता दूं 1 mmc होते हैं ना, उससे 4 बनते हैं। मतलब 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 सेल बनती है, वो ऐसे 4 चतुष्क के रूप में संयोजित होती है। बाद में ये अलग होकर क्या होते हैं, चारों अलग हो जाते हैं, मतलब ऐसे अलग हो जाते हैं। तो एक को समझाता हूँ मैं। एक जब बनता है तो ऐसे परागकण बनते हैं ऐसे। तो इसके ऊपर ये जो बाह्य चोल है ना, ये बाह्य परत है ना, एक्जाइन बोलते हैं इसे, मतलब एक परागकण है ये। ऐसे 1 mmc से 4 परागकण बनते हैं। तो इसके ऊपर 2 परतें बनती है, एक तो अंतचोल, एक बाह्य चोल, है ना। तो एक तो बाह्य आवरण, एक आंतरिक आवरण। तो बाह्य आवरण जो होता है उसे बाह्य चोल बोलते हैं, जिसे एक्जाइन बोलते हैं। और इस एक्जाइन के ऊपर एक इतना प्रतिरोधी पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, जिसे परागकण कई सालों तक या कई दिनों तक खराब नहीं होते। पर कुछ छिद्र होते हैं, जनन छिद्र, उन पर नहीं होते हैं, जन छिद्रों को छोड़कर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस स्पोरोपोलिनिन का निर्माण भी इन टेपिटम सेल्स द्वारा होता है। मतलब टेपिटम सेल्स क्या होती है, प्रोयूबिस काय, फिर यूबिस काय, और यूबिस काय स्पोरोपोलिनिन बनाता है। और इसके अलावा चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिसे कीट द्वारा, कीटों से चिपक कर परागकण जाएंगे ना, अरे फूल के ऊपर। मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ से परागकण, ये डायग्राम देखो ना आप, ये दिख रहा है ना, ये देखो इधर, यहाँ से परागकण यहाँ से मुक्त हो गई है, ये फट गया, मतलब ये परागकण बाहर आ गए। ये परागकण हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, जल के माध्यम से, हमारे चिपक कर कैसे भी ये वर्तिकार कर ये यहाँ पर चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। फिर यहाँ से अंड कोशिका होती है, उससे निषेचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आने के प्रोसेस को बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया हुई है ना, इसमें अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, कीट, मनुष्य, जल, हवा। सबसे ज़्यादा हवा द्वारा होता है। तो कीटों द्वारा होगा तो श्योर है चिपचिपा पदार्थ होगा, चिपक के जाएंगे, तो उसे बोलते हैं पोलेन किट। तो पोलेन किट का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, इस टेपिटम सेल्स द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब मैं इनको लिख रहा हूँ, आप लिख लेना टेपिटम सेल के बारे में। ठीक है, तो देखो इसको लिख लो, आप नोट में लिख लो, नोट में लिख लो। तो लिखो, टेपिटम सेल्स नष्ट होकर प्रोयूबिस काय में बदल जाती है तथा प्रोयूबिस, ये यूबिस कण होते हैं एक प्रकार से। प्रोयूबिस किसमें, यूबिस कण में, यूबिस काय में बदल जाते हैं तथा परागकण के बाह्य चोल पर, बाह्य चोल को एक्जाइन बोलते हैं, बाह्य चोल पर एक प्रतिरोधी पदार्थ, नाम क्या है, स्पोरोपोलिनिन का जमाव करती है। अब इससे लाभ क्या है,
पराग कण कई दिनों तक, कई सालों तक खराब नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा सुरक्षात्मक आवरण ही हो गया एक प्रकार से ये, ठीक है। तो सुरक्षात्मक आवरण, इससे पराग कण नष्ट नहीं होते। पर कहाँ नहीं होते? जनन छिद्रों पर क्या होते हैं? जनन छिद्रों पर है ना, ये छिद्र पाए जाते हैं ना, जनन छिद्र, इन पर स्पोरोपोलिन का निर्माण नहीं होता। तो लिख लेना जनन छिद्रों पर, जी यहाँ से जनन छिद्र का मतलब होता है यहाँ से पोलिन ट्यूब बनेगी। जनन छिद्रों को छोड़कर, यानी जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ हो जाएगा तो फिर पोलिन ट्यूब कैसे बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये बाद में है ना पोलिन ट्यूब बनाते हैं ऐसे, क्योंकि जब ये निषेचन करेगा तो वहाँ नहीं होते हैं। कहाँ लिखा मैंने, कहाँ लिख दिया? अरे नहीं होते रे, इससे परागकण नष्ट नहीं होते। लिखने में गलत कर दिया ना, बोला तो सही था, नहीं होते है ना। हो सकता है थोड़ी तो छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, ठीक है। इससे परागकण नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसका मेन काम क्या होता है। टेपिटम कोशिका का यूबीज काय बनाती है, प्रोयूबीज काय, उससे स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। परागकण की बाह्य चोल पर जमाव होता है जिससे परागकण नष्ट नहीं होते। आज तक इसको नष्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं खोजा गया है, ठीक है। तो ये था स्पोरोपोलिन के बारे में, ठीक है। याद रखना इसके अलावा और भी टेपिटम के बारे में 2-4 लाइनें और रह गई है, वो भी लिखाते हैं। ऊपर वाले इरेज कर दूँ क्या? ऊपर वाला इरेज कर दूँ क्या? ये भी कर दो पूरा इरेज, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं हम ऐसे कह रहे हैं ये स्पोरोपोलिन तो है ही एक प्रतिरोधी पदार्थ है जो परागकण की बाह्य छोर पे पाया जाता है। लिख दिया ना यहाँ पर, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना, ठीक है। जनन छिद्रों को छोड़कर अब इसके अलावा ये टेपिटम कोशिकाएं चिपचिपा पदार्थ पोलिन किट भी बनाती है जो परागकण की बाह्य छोर पे होता है। कीटों द्वारा परागण होगा, तो एक लाइन और लिख लेना, परागकण की बाह्य छोर पर परागकण की बाह्य छोर पर चिपचिपा पदार्थ पोलिन किट का निर्माण भी टेपिटम सेल्स करती है। क्या करेगा इससे? कीट परागण में सहायता, कीट परागण में सहायता मिलती है। तो ये कीट परागण में सहायता होती है, इससे बहुत ज़्यादा आप जानते हो कीट परागण चिपक के चले जाएंगे इससे। तो ये आपको याद रखना है, चिपचिपे पदार्थ जो होता है पोलिन किट होता है। इसके अलावा स्पोरोपोलिन एक प्रतिरोधी पदार्थ है, उसको नष्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं खोजा गया अभी तक। याद रखना है जनन छिद्रों पर क्या नहीं होता है? पोलिन किट नहीं होता है, याद रखना है। अब देखो ये देखना है स्पोरोपोलिन। इसके अलावा देखो टेपिटम के 2 प्रकार भी थे, ये लिख लो इधर बच्चों, टेपिटम के 2 प्रकार, टेपिटम सेल्स। वैसे इसके नाम लिख लेना और कुछ नहीं है यहाँ पर। टेपिटम सेल्स है ना, 2 नाम लिख लो इसके, एक तो होती है अमीबी है, एक ग्रंथिल, अमीबा की जैसे ये ग्रंथिल होती है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? लघु बीजाणु या मातृ कोशिका को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम बताइए। तो पोषोत्तक या टेपिटम कोशिका, ये क्वेश्चन याद रखना है। एक स्पोरोपोलिन याद रखना है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे जो इसका केंद्रीय भाग बच गया है ना, ये केंद्रीय भाग के अंदर, मतलब इस केंद्रीय भाग के अंदर कैसे बनते हैं परागकण, यानी लघु बीजाणु
ठीक है, तो इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं मैं इसको, है ना, ठीक है, और लिख लो इसको, लिख लिए, बहुत जल्दी है अब तो, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है बस टॉपिक। सुनो अब ध्यान से, इधर एक बार इधर देखो सारे बच्चे, ये बच्चों इधर सुनो अब ध्यान से। एक तो हमने पढ़ा था प्रागभित्तियां, और दूसरा भाग था उसका एक प्रकार से बीजाणु जन उत्तक। बीजाणु जन, एक एक चीज आपको बताई दी जा रही है, अब भी याद नहीं होगी तो फिर बताओ क्या करें हम। बीजाणु जन उत्तक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो पूरा बता दो, TIS ही हुई है ना, टिश्यू। एक बार इधर देखो, ये यहाँ की जो सेल है MMC जो बनती है ना, लघु बीजाणु मात्र को, इससे पहले भी कुछ संरचनाएं बनती है, तो मैं पूरा बता दूं आपको क्या होता है। जैसे यहाँ ये केंद्रीय हिस्सा है ना, इस केंद्रीय हिस्से को बता रहा हूँ मैं। यहाँ केंद्रीय हिस्से में क्या होता है तो आपको बता दूं, ये एक लघु बीजाणुदानी है, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं बनती है। सबसे पहले जो कोशिकाएं बनती है उन्हें बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। ध्यान देखना, मैं सीक्वेंस लिखूंगा, एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना, आर्किस्पोरियल सेल्स। और आर्किस्पोरियल को बोलते हैं परपस्सु सेल्स या आद्य सेल्स। क्या बोलते हैं, अरे जिस चीज का सबसे पहले निर्माण होता है उन्हें नाम ही क्या दे देते हैं, आद्य या प्रिमोडियल, है ना, तो आद्य सेल्स यही ना, और क्या नाम देते हैं, प्रिमोडियल, पर प्रिमोडियल, है ना, प्रिमोडियल सेल्स, ये भी नाम देते थे। अब ये कोशिकाएं कन्वर्ट होती है, देखो ये कोशिकाएं कन्वर्ट होती है बीजाणुजन उत्तक में, किसमें, बीजाणुजन। तो ये केंद्रीय भाग में चल रहा है, ये तो बीजाणुजन उत्तक कोशिकाएं, तो बीजाणु सेल्स, बीजाणुजन सेल्स। अब आपसे पूछ लूँ गुणिता क्या होती है, गुणिता का मतलब इनकी प्लॉइडी क्या होती है, तो देखो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, अभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ ना, तो गुणिता हो जाएगी, इसकी भी 2n होगी, और इसकी भी क्या होगी, 2n। जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तब तक 2n रहती है। तो ये अब इसके बाद में ये बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, MMC में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, MMC में, मतलब MMC को बनाती है। तो ये MMC क्या होती है, अब ध्यान से देखना है, MMC क्या होती है, ध्यान सुनो। MMC क्या है, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। हिंदी में क्या बोल देंगे, लघु बीजाणु या पराग मात्र सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि लघु बीजाणुओं को बनाएगी ये लघु बीजाणु मात्र सेल्स। तो बताओ क्या अभी तक अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब हम एक की बात करेंगे, इसलिए एक ही लिखो, आप सेल ही लिखो। तो इसकी गुणिता भी क्या होगी, 2n, तो इसकी गुणिता भी क्या है, 2n। अब क्या होगा, ये मान लो कि एक, ये क्या है, ध्यान से इधर देख, अब ये एक क्या है, ये इसका केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, और एक कोशिका हो गई MMC। अब ये एक MMC मान लो ऐसे खूब सारी है, तो एक MMC क्या करेगी, एक MMC ऐसे खूब सारी होती है ना अलग अलग, तो एक से समझो, ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अब बताओ, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन क्या बोलते हैं, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ा था, 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट और सेकंड, और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र संख्या अगली संतति में आधी हो जाती है, ठीक है। और अगला जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो एक प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है, तो उतनी रहती है। तो कुल मिलाकर जनक सेल से संतति सेल बनती है तो गुणसूत्र संख्या आधी होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में यही तो होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो चुका है। तो ऐसे एक MMC क्या करेगी, ये MMC है, एक MMC है, ये ऐसे बना लेगी 4, ये अब ये 4 बन गए ना, ये है सभी के सब क्या, लघु बीजाणु। क्या है ये सब, लघु बीजाणु, दिख रहा है ना, लघु बीजाणु। ये हो गए 4। तो बताओ एक MMC से कितने लघु बीजाणु बने,
ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे आपके मैंने उस जनन वाले चैप्टर मानव जनन में पूछे थे, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1 MMC से 4 लघु बीजाणु बने, 1 MM से 4 लघु बीजाणु, गुणिता क्या होगी इनकी, प्लॉइडी क्या है, n, यानी अगुणित है कि नहीं है। अरे अर्धसूत्री विभाजन होते दिमाग में आ जाना चाहिए कि सीधी बात है, आधे रह गए। मान लो जैसे मटर का ही है, मटर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं ना, अरे 14 होते हैं ना गुणसूत्र मटर के पौधों में। तो इसमें मान लो इसमें 14 थे, तो इनमें कितने रह गए, अब सब में 7-7 रह गए ना, मतलब इन सब में 7-7 रह गए, 4 हो गए नहीं, तो ये 7-7 रह गए। अब आप ध्यान से सुना, यही ये बाद में जब अलग हो जाते हैं ये चारों, और ये बाद में कहलाते हैं परागकण। क्या कहलाते हैं, परागकण। और इन पर बढ़ जाती है बाह्य चोल, ऐसे अलग हो जाते हैं। तो अब ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछना है, 1 MMC डिवाइड होकर कितने लघु बीजाणु या परागकणों को बना रही है, 4। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 100 MMC है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, कितने लघु बीजाणुओं को बनाएगी, 400 को। या ऐसे पूछ लूं कि 400 क्या है लघु बीजाणु बनाने के लिए कितनी मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी, 100 की। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करके देते हैं, जैसे मानव जन्म में पढ़े थे। तो ये था एक परागकण बनने की प्रोसेस, एक ऐसे खूब सारी बनती है MMC। अब ध्यान से एक बार और देखो इधर, अब ये परागकण की संरचना क्या है, हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसका, है ना, परागकण की संरचना क्या है। इसके अलावा आपको बता दूं, 1 MMC से लघु बीजाणु बने तो यहाँ पर जनन की प्रक्रिया चली है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं बताओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं लिख दूंगा या तो अभी, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लघु बीजाणु जनन द्वारा प्रोसेस हुई है। अरे लघु बीजाणु बने तो जनन शब्द लिख लो ना, जनन का मतलब उत्पन्न होना, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर बनते हैं तो जिनेसिस और लिख दो। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो ऐसे शब्द बनने के लिए आता है, बताया था ना, स्पोर यानी स्पोर बन गए, माइक्रो यानी लघु हो गए। ये लिखो, ये समझ आ गया। इसकी परिभाषा मैं यहाँ लिख दूंगा अभी साइड में, है ना, तो कहाँ लिखे, इसको लिखो आप, इसको लिख लो, ठीक है। और मैं परिभाषा इसकी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दो, फिर कंप्लीट हो गया बस, ये कंप्लीट हो गया। ये इसकी परिभाषा यहाँ लिख लेना आप, लघु बीजाणु जनन की। बाकी इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत थोड़ी है आपको, अरे ये इसको बनाए, ये इसको बनाए, वैसे इसको बनाए, ये लिख लो बस, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है फालतू को, ये आपको वैसे एग्जाम थोड़ी देनी है। लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसको बोलते हैं क्या, तो लिख लेना, एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र सेल से 4 अगुणित हो गए ना, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसे मानव जनन में ऐसा ही हुआ था, अरे मानव जनन में ऐसे होता, एक जो थी प्राथमिक क्या है शुक्र कोशिका, उससे 4 शुक्राणु बनते थे, ऐसे यहाँ पर हुआ है। तो मानव जनन को इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो ये था आपके एक टॉपिक, है ना, किसकी संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे परागकण की संरचना, जो ऐसे परागकण बने ना, एक परागकण की संरचना हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कर दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, शेयर कीजिए।